अब हम देखें लौह युगीन संस्कृति से संबंधित। मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति के प्रमाण, कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि लौह उपकरणों के प्रयोग के प्राचीनतम प्रमाण कब से मिलने लगते हैं। तो आप यहां पर बताएंगे लगभग 1000 BC या 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1000 ईसा पूर्व के लोहे के प्रयोग की जानकारी हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है ना। खास तौर पे भारत में जो लोह तकनीकी है, या हम कहें कि जो आयरन जो टेक्नोलॉजी है, उसका डेवलपमेंट जो पीरियड है ना, तो हम कह सकते हैं कि 1050 ईसा पूर्व, 1050 ईसा पूर्व के लगभग से हमको इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और हम ये कह सकते हैं कि 1050 ईसा पूर्व यानी जब ऋग्वैदिक काल का अंत हो रहा था, ऋग्वैदिक काल का अंत हो रहा था और उत्तर वैदिक काल कहीं ना कहीं शुरू होने वाला था, उस समय लोहे का प्रयोग शुरू किया गया था। और लोहे का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है 1050 ईसा पूर्व का, या उसको ऐसा भी लिखा जाता है 1100 ईसा पूर्व, यानी शताब्दी की बात अगर हम करते हैं या उस आधार पर, तो हम 1100 ईसा पूर्व या 1050 ईसा पूर्व कह सकते हैं, जिसमें हमको जो है तीर जो होते हैं ना, तीरों के अग्रभाग या तीर का जो फलक है, कुल्हाड़ी का फलक है, या हल जो होता है ना, हल जो रहता है, जो हम खेत जोत रहे हैं तो हल पर जो लोहे की फाल चढ़ाई जाती है, इन सब के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में जो लौह उपकरण है, इसका प्राचीनतम प्रयोग जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो गया था। और मालवा क्षेत्र, भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, यहाँ से हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको इसको सीमित करना है तो आप इसको भिंड, मुरैना और फिर ग्वालियर बता देंगे आप। तो इन क्षेत्रों से हमको जो है, और मालवा भी हम जोड़ सकते हैं, पर मूलतः भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र से हमको इसके प्रमाण ज़्यादातम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि वैश्य टेकरी या हम कुम्हार टेकरी बोल दें, कंकर टेकरी कह लें, क्योंकि वो एक पूरा ढेर का ढेर दिखाई देता है, एक कंकड़ पत्थर की पहाड़ी जैसा दिखाई देता है ना। या हम कहें पल्ले वाली टेकरी भी अपन उसको बोल सकते हैं। ये पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे उज्जैन में स्थित है। ये उज्जैन के पास में है ना, मक्सी रोड की तरफ जब जाएंगे हम तो उज्जैन के वहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये उज्जैन में मक्सी रोड है, जो वहाँ पर आपको वैश्य टेकरी देखने को मिलेगा। जो वैश्य पुत्री थी, वैश्य पुत्री यानी वणिक पुत्री, जो विदिशा के वैश्य थे, वणिक जो थे, जो बनिया थे, क्या नाम था उस महारानी का? देवी नाम था। अशोक का विवाह देवी, श्रीदेवी या महादेवी से हुआ था। तो विदिशा के नगर श्रेष्ठी वैश्य पुत्री जो देवी थी, उसके कहने पर अशोक ने इस स्तूप का निर्माण कराया था। वैसे तो ये अवधारणा है कि ये स्तूप अशोक के पहले के स्तूप हैं, पूर्व मौर्य काल के स्तूप हैं, जिनका जीर्णोद्धार अशोक के द्वारा कराया गया था। और ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें देवी के द्वारा दी गई थी। ये जानकारी आप रखिएगा। ठीक है, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में पवाया नाम का पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? पवाया या हम कहें प्राचीन पद्मावती नगरी, जिसका के उल्लेख भवभूति ने किया है। तो पवाया ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में स्थित है पवाया। और आप बता सकते हैं कि पवाया एक पुरातात्विक स्थल ग्वालियर जिले में सिंध नदी और पार्वती नदी के मध्य स्थित है ये। और आप पवाया को पद्मावती के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। और ये क्षेत्र कहीं ना कहीं नागवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। जो भीमनाग नाम का शासक था, वह अपनी राजधानी विदिशा से ट्रांसफर करके कहाँ ले गया था? वो ले गया था इसे
पवाया ले गया था। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारे लिए। और भवभूति ने भी अपने जो मालती माधव या जो ग्रंथ हैं तो उनमें जो है पद्मावती का उल्लेख उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो हम कहते हैं क्या आदमगढ़ है, क्या भीमबेटका है, क्या एरन है? तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बहुत सी किताबों में हमें यह देखने को आ रहा है, आजकल जो नई नई गाइड आ रही हैं तो उसमें ये देखने को आता है कि मध्य प्रदेश में हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पर थे। भाई, मध्य प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति का प्रसार ही नहीं हो पाया था, है ना। इसके बजाय हमें कहना चाहिए हड़प्पा तुल्य प्रमाण। हमारे यहाँ ताम्र प्रस्तर युग 700 ईसा पूर्व तक चलता रहा, है ना, जबकि हड़प्पा सभ्यता 1750 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गई थी। तो हड़प्पा तुल्य स्तर भी हम कहें तो चलेगा, पर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मध्य प्रदेश से नहीं मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में किसी भाग से हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रसार मध्य प्रदेश में नहीं था। देखिए, राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति को भी हड़प्पा संस्कृति नहीं बोलेंगे, हड़प्पा तुल्य बोल लीजिए आप। या हम लोग जो नेवासा कल्चर है ना, या हम कहें कि अहमदनगर वगैरह का जो क्षेत्र है वहां पर भी हड़प्पा तुल्य संस्कृति थी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमें भटकना नहीं है, अपना ध्यान भटकाना नहीं है। हड़प्पा कालीन प्रसार जो है हमारे यहाँ नहीं था। आपने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसका उत्तरी छोर मांदा था, दक्षिणी छोर दाइमाबाद था। ये कीम सागर संगम जो नर्मदा नदी का आता है वहां पर, और गुजरात में, और इसका पूर्वी छोर आलमगीरपुर और पश्चिमी छोर सुदकांगेडोर। यहाँ मध्य प्रदेश कहीं भी शामिल नहीं है। राजस्थान का दक्षिणी भाग शामिल नहीं है इसमें। उत्तर भाग, उत्तर पश्चिमी भाग में कालीबंगा आ जाता है राजस्थान का। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न, सावधान रहिए। ऐसे बहुत सारी नई नई गाइड वगैरह में आपको इस तरह के भ्रमित कर देते हैं प्रश्न जो है। फिर आप देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में किस कालखंड में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि किस कालखंड में, तो हम यहाँ बताएंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में मध्य प्रदेश में आर्य संस्कृति का प्रसार शुरू हो जाता है, और खास तौर पे ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है, यहाँ मध्य प्रदेश का कोई ज्ञान आर्यों को नहीं था। आर्य जो है मध्य प्रदेश को नहीं जानते थे, क्योंकि आर्य जो हैं वो सप्त सैंधव क्षेत्र में निवास करते थे। और मैक्स मूलर ने सप्त सैंधव क्षेत्र की पहचान 7 नदियों वाला प्रदेश के रूप में की है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के रूप में की है ये पहचान। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आर्य संस्कृति का प्रसार ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में भी बाद में जो है हमारे यहाँ आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ था। और हम कह सकते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणों ग्रंथों में, सबसे पुराने ग्रंथों में ऐतरेय का नाम आता है। इसमें मध्य प्रदेश की निषाद जनजाति का उल्लेख होता है कि मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो था, हम कह सकते हैं कि नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, ये क्षेत्र निषाद नामक राजा का क्षेत्र यहाँ हुआ करता था। ठीक है, और इसलिए तो हम जो है हमारी जो काली सिंध नदी है जो बागली से निकलती है, इसको निषाद राज की पुत्री के नाम से हम जानते हैं उसको। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र निषादों का क्षेत्र था, निषाद नामक जनजाति का क्षेत्र रहा है। ये मध्य प्रदेश वास्तव में जनजाति प्रधान राज्य रहा है ये। और ऋषि अगस्त्य पहले आर्य थे जिन्होंने अपने कबीले के साथ विंध्याचल पर्वत को पार किया। विंध्याचल पर्वत जो अपना घमंड के कारण झुकने को तैयार नहीं था कि मुझे कोई झुका नहीं सकता,
मुझे कोई पार नहीं कर सकता, तो अगस्त ऋषि ने मंत्र पढ़ते हुए उसका घमंड तोड़ा, पार हुए और नर्मदा क्षेत्र जो है यहाँ पर उनके द्वारा निवास किए जाने का प्रमाण मिलता है। उनके कुल के द्वारा यहाँ पर निवास किया गया था और इस काल में हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं दक्षिणापथ के नाम से जाना गया है उत्तर वैदिक काल में। और ये जो क्षेत्र है अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, पाराशर ऋषि, भार्गव ऋषि, इन सभी की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। विश्वामित्र के शापित 50 पुत्रों का क्षेत्र था ये, ऐसा पहचान भी हम मध्य प्रदेश के लिए करते हैं। फिर हम देखें इसके बाद अनुश्रुति गम्य इतिहास के अंतर्गत जो कारुष वंश का शासन का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये कारुष वंश का शासन कहाँ था, ये कारुष प्रदेश कहाँ पर स्थित था, इस तरह के प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न बघेलखंड क्षेत्र हम बोल सकते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। और हम ये देखें कि पुराण हो या महाकाव्य हो, तो वहाँ पर हमें जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और मनु वेवस्वत जो हैं, मनु वेवस्वत, मनु के जो पुत्र हुए हैं, तो मनु वेवस्वत के जो 10 पुत्र हैं उनमें से एक कारुष ने कारुष वंश की स्थापना की थी। और ये क्षेत्र हमारा बघेलखंड क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। विशेषकर आप कह सकते हैं कि रीवा सीधी सिंगरौली वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर कारुष प्रदेश की स्थापना की गई थी। फिर हम देखें महाभारत के अनुसार महेश्वर नाम का किला किसने बनवाया था। तो महाभारत में स्पष्ट किया गया है कि महेश्वर का जो किला है मुचुकुंद ने बनवाया था। मुचुकुंद, न कि महिष्मंत ने। महिष्मंत के नाम से महेश्वर, महिष्मंत के नाम से महेश्वर महिष्मती कहलाता था, है ना। महिष्मत ने अधिकार किया था इस किले पर, मुचुकुंद इसका निर्माता था। और आप बता सकते हैं कि महाभारत में बताया गया है कि अयोध्या में एक राजा था, मंधातरी नाम का राजा था। और मंधातरी नाम का जो राजा था, इसका विवाह एल साम्राज्य, एल वंश की जो कन्या थी बिंदुमती के साथ में हुआ था। और उससे उसको मुचुकुंद नाम की संतान प्राप्त हुई थी। इसी मुचुकुंद ने नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर सा किला बनवाया था। बाद में है क्षत्रिय वंश के राजा महिष्मंत ने इस किले पर अधिकार कर लिया। तब से यह किला और यह क्षेत्र महिष्मती कहलाया, जो धीरे धीरे राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। ठीक है, फिर हम अगला प्रश्न देखें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिला है, वो उल्लेख कहां से प्राप्त होता है। ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया है और पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आपने प्राचीन भारत को जानने के साधन और साधन स्रोत आपने पढ़े होंगे, तो उसमें धार्मिक साहित्यों में बौद्ध साहित्य आते हैं। तो उसमें हमको जो है वैदिक काल के पश्चात लगभग 600 ईसा पूर्व में हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। महाजनपद, उत्तर भारत में महाजनपदों का विकास हुआ था और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में भी पड़ा था, क्योंकि दक्षिण में भी गोदावरी नदी के पास हमको एक जनपद देखने को मिलता, महाजनपद। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और अंगुत्तर निकाय आपने पढ़ा होगा सुत्त पीटक, तो सुत्त पीटक में जो पंच निकाय दिए गए हैं उसमें से एक अंगुत्तर निकाय भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित जो भगवती सूत्र है उसमें भी 16 महाजनपदों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हम देखें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हम पाते हैं, ठीक है, तो उनमें भगवती सूत्र का संबंध, जो भगवती सूत्र के द्वारा जो उल्लेख किया गया है इन 16 महाजनपदों का, तो ये किस धर्म का ग्रंथ है, किस संप्रदाय का ग्रंथ है, तो वो है जैन संप्रदाय है।
जैन संप्रदाय। और आप बता सकते हैं कि वैदिक काल के पश्चात जिन 600 ईसा पूर्व के लगभग जिन 16 महाजनपदों का विकास हुआ था उत्तर भारत और गोदावरी नदी तक के क्षेत्र में, वहां पर जो है अंगुत्तर निकाय के अलावा महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित जो भगवती सूत्र है उससे भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से या जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जिन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इनमें कौन से महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर थे, सीमा के अंतर्गत थे, सीमा के भीतर थे। तो यहां पर जो भी जोड़ा दिया गया है, जो भी युग्म आपको दिया गया है, उसमें सबसे पहला युग्म हम लोग क्या देखते हैं, अवंती और चेदी। अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, ये 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे 16 महाजनपदों में से। और हम यहां देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में महाजनपदों का विकास हुआ था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें हम यूं कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य जिन महाजनपदों का विकास हुआ, तो चेदी और अवंती 2 महाजनपद आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अवंती मालवा क्षेत्र, वर्तमान मालवा क्षेत्र, और चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, चेदी महाजनपद का जो क्षेत्र है वर्तमान में कहां देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। कहां बता सकते हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खास तौर पे हमारे यहाँ अशोकनगर जिला है, सागर जिला है, और अशोकनगर सागर से लेकर पूरा का पूरा बुंदेलखंड वाला जो भाग आता है, महोबा, झांसी, इटावा, है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, वहां पर चेदी महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश और यहां पर, ठीक है, तो आप यहां बता सकते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। चेतीय जातक नाम का जो प्राचीन ग्रंथ है, इसमें इस महाजनपद की राजधानी सोत्थीवती, यानी महाभारत में जिसको शुक्तिमती कहा गया है, वही सोत्थीवती क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिलेगा। केन नदी के किनारे सोत्थीवती, और कहीं कहीं केन नदी को ही शुक्तिमती कहा गया है, ये प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या हम देखें शिशुनाग वंश के जो शासक थे शिशुनाग, उन्होंने चेदी महाजनपद का विलय मगध महाजनपद में कर लिया था, ये प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न हम बता सकते हैं, चेदी महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी, या जिसको सोत्थीवती, चेतीय जातक में सोत्थीवती कहा गया है, महाभारत में शुक्तिमती कहा गया है। ये वही शुक्तिमती क्षेत्र है ना, जो केन नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अब हम देखें कि वर्तमान में ये चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। चेतीय जातक इसकी राजधानी सोत्थीवती बताता है, महाभारत इसकी राजधानी शुक्तिमती बताता है। ठीक है, अब हम देखें कि मगध के किस शासक ने चेदी महाजनपद का विलय मगध साम्राज्य में किया था? ये एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि मगध के किस शासक ने चेदी महाजनपद का विलय मगध साम्राज्य में किया था। देखो, चेदी महाजनपद पर कुछ समय के लिए अधिकार अवंती के चंडप्रद्योत का भी हुआ था, परंतु मगध में इसके विलय करने का श्रेय शिशुनाग वंश के शिशुनाग को दिया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही ताकतवर शासक मगध का, जिसने कि विलय किया था किसका? चेदी महाजनपद का विलय मगध में कर लिया था इसने। ठीक है, और ये चेदियों जनपद के बारे में ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, चेतीय जातक इसकी राजधानी सोत्थीवती बताता है,
जबकि महाभारत इसकी राजधानी कहाँ बताता है? इसकी राजधानी शुक्तिमती बताता है। ठीक है, फिर हम देखें अगला प्रश्न, अवंती महाजनपद की वर्तमान स्थिति को किस स्थान के साथ सुमेलित किया जा सकता है? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एक क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का सोयाबीन का डलिया है, जो मध्य प्रदेश का गेहूं का कटोरा है, या हम कहें कि जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक संकेंद्रण क्षेत्र है, आधुनिक मालवा। ठीक है, तो आधुनिक मालवा को आप अवंती महाजनपद की जो है वर्तमान स्थिति के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अवंती महाजनपद आधुनिक मालवा जो है, ठीक है, इसका विस्तार अगर हमें देखना है तो उज्जैनी है, विदिशा है, और दक्षिण में नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र भी आ जाता है, महिष्मती का क्षेत्र आता है। महिष्मती तक जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था अवंती महाजनपद के पास में। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि जो है क्षत्रिय वंश के राजा थे अवंती, तो उनके द्वारा शासन किए जाने के कारण ये क्षेत्र अवंती कहलाया था, और उनके बाद में ये क्षेत्र दो भागों में बंट गया था। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, यहां भी आप ध्यान रखना, इस उत्तरी अवंती का पूर्वी भाग अकरा कहा जाता था। अकरा जिसका की कैपिटल विदिशा हुआ करती थी। ठीक है, वेत्रवती वाला क्षेत्र था ये पूरा, बेसनगर है ना, अकरा, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी कौन सी थी? तो हम यहां पर कह सकते हैं उज्जैनी, है ना, यानी हम कहें कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आधुनिक मालवा, और ये इसका प्रसार उज्जैनी, विदिशा और महिष्मती तक था, और इसकी दो भाग थे, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, अगला प्रश्न जो बनता है, अवंती महाजनपद की दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। महिष्मती थी इसकी राजधानी। और महिष्मती तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो महेश्वर है वर्तमान, वही उस समय महिष्मती था। अवंती महाजनपद आधुनिक मालवा, जो उज्जैनी, विदिशा और दक्षिण में महिष्मती तक विस्तार था। ठीक है, और यहां हम लोग कहेंगे अवंती नाम के शासक के कारण यह अवंती क्षेत्र कहलाया। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। और जब भी महिष्मती का क्षेत्र आपको बताने के लिए पूछा जाएगा तो इस महिष्मती में जो है हमारा महेश्वर क्षेत्र भी शामिल है, मानधाता क्षेत्र भी शामिल है, यानी ओंकारेश्वर वाला क्षेत्र, और मंडला क्षेत्र भी शामिल है। देखिए हमारे इतिहास की पुस्तकों में कहीं कहीं मंडला को भी महिष्मती लिखा मिलेगा आपको। तो हालांकि वास्तविक महिष्मती या महिष्मती का मुख्यालय महिष्मती या महेश्वर है, पर इस महिष्मती क्षेत्र में मंडला, मानधाता और महिष्मती तीनों क्षेत्र शामिल है। ये ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, अब हम आए अगला प्रश्न, बुद्धकालीन चंडप्रद्योत नामक शासक का संबंध किस महाजनपद से था? चंडप्रद्योत, महासेन चंडप्रद्योत, तो ये कहां के थे? अवंती के शासक थे। अवंती के शासक, अवंती महाजनपद के शक्तिशाली शासक थे। अवंती महाजनपद आधुनिक मालवा। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि बुद्ध के समय अवंती का शासक चंडप्रद्योत, जो पहले क्रूर और अत्याचारी था, बुद्ध का अनुयायी बनने के बाद वह जो है शांत स्वभाव का हो गया। चंडप्रद्योत, इसका जो शत्रु था मगध का शासक बिंबिसार था, और स्वप्न वासवदत्ता नामक ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो जो इसकी पुत्री वासवदत्ता जो थी, उसका प्रेम संबंध वत्स के उदयन के साथ में था, और उदयन को सपोर्ट करता था बिंबिसार, इसलिए इनके बीच में कट्टर शत्रुता थी। और दूसरा प्रश्न काशी विषय, काशी महाजनपद को भी लेकर था, उस पर अधिकार को भी लेकर।
तो चंद्रप्रद्योत पीलिया नाम की एक बीमारी से ग्रसित हो गया था, कहीं कहीं पांडु रोग बताएंगे। तो इस कारण जो है बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा के लिए भिजवाया था। ये प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप बता सकते हैं, अवंती महाजनपद का वह कौन सा शासक था जिसकी चिकित्सा के लिए मगध शासक बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भिजवाया था? तो वह शासक था चंद्रप्रद्योत। अभी हमने पढ़ा व्याख्या में, बुद्ध के समय अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत बुद्ध का अनुयायी था और मगध के शासक बिंबिसार का कट्टर शत्रु था, और गौतम बुद्ध के द्वारा इनकी शत्रुता का अंत कराया गया था, इनमें मेल मिलाप कराया गया था, फ्रेंडशिप करवाई गई थी, पर यह किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया था और इस कारण जो है बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा जिसने इसे स्वस्थ कर दिया था। ठीक है, ये प्रमाण मिलते हैं। अवंती महाजनपद, अगला प्रश्न आता, अवंती महाजनपद के किस शासक को हराकर मगध शासक शिशुनाग ने अवंती महाजनपद का विलय मगध में कर लिया था? तो अवंती महाजनपद में काफी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं और एक शासक जो अंतिम शासक में नंदीवर्धन का नाम आता है, नंदीवर्धन को हराकर जो है अवंती महाजनपद का विलय शिशुनाग के द्वारा मगध साम्राज्य में कर लिया जाता है। बुद्ध के समय अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत था, बिंबिसार का कट्टर शत्रु। ठीक है, और इसके बारे में और भी कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस वंश में पालक नाम का शासक हुआ है। पालक नामक शासक ने वत्स पर आक्रमण करके उस पर कुछ समय के लिए अधिकार भी किया था, और यह पालक वही है जो अजातशत्रु का पुत्र उदय या उदयभद्र जो था उसकी हत्या से जुड़ा हुआ है। पालक है, विशाखयुप है, अजाक है और नंदीवर्धन, ये तमाम शासक हुए हैं इस वंश में। और नंदीवर्धन को हराकर शिशुनाग ने जो है क्या किया था, अवंती महाजनपद को मगध में विलय कर लिया था और पूरे मौर्य साम्राज्य में मालवा तक का क्षेत्र शामिल हो गया था। ठीक है, फिर आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर, किसे पराजित कर कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो हम देखते हैं वो धनानंद का नाम आता है, या घनानंद या धनानंद का नाम आता है। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके की थी। ठीक है, और मगध में पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और कौटिल्य या चाणक्य के मार्गदर्शन में उसने ये सफलता प्राप्त की थी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख हम इसलिए करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में विंध्याचल के जंगलों से उसको कहीं एक जबरदस्त धनराशि प्राप्त हो गई थी, खजाना मिल गया था, और उस खजाने का उपयोग करके उसने अपनी सेना का संगठन किया था और उसके बाद में फिर उसने सिकंदर के द्वारा विजित क्षेत्रों को हथियाया और फिर जो है धनानंद को मारकर 322 ईसा पूर्व में जो है उसने पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद हम मौर्य शासक बिंदुसार के समय अवंती प्रांत का प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था? तो हम यहां पर देखते हैं अशोक। अशोक जो था उस समय बिंदुसार का छोटा पुत्र और वो टैलेंटेड था। बड़ा जो राजकुमार था सुशिम, वो इतना योग्य नहीं था जितना अशोक था। तो अशोक ने अवंती प्रांत की प्रांतपति का पद संभाला था। यहाँ वो आर्यपुत्र रहे थे और इसके अलावा उनका जो मध्य भारत क्षेत्र है, मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी इनका नियंत्रण बना रहा था। तो बिंदुसार के समय इनको प्रांतपति नियुक्त किया गया था अशोक को। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अशोक जो था उसके अभिलेख हमको कहाँ से मिलते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ दतिया जिले में गुज्जरा से हमको इसका अभिलेख मिलता है, या फिर हम कहें कि जो सीहोर है वहाँ से इसके अभिलेख पानगुराड़िया से मिल जाते हैं, या हम कहें रूपनाथ जबलपुर से इसके अभिलेख मिल जाते हैं। तो ये प्रमाण है कि इस क्षेत्र में जो है सम्राट अशोक जो थे उनको प्रांतपति के रूप में बिंदुसार के द्वारा नियुक्त किया गया था। और ये आपको पता है प्रांतपति को उस काल में क्या कहा जाता था? या तो उनको आर्यपुत्र कहा जाता था या फिर उनको कुमार कहा जाता था। ठीक है,
अब हम देखें अगला प्रश्न कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय जब अशोक अवंती का प्रांतपति था तब उसने किस कन्या से विवाह किया था? तो आप अभी हमने जब वैश्य टेकरी पढ़ते समय ये चीज देखी है कि वो थी श्रीदेवी या महादेवी। केवल देवी शब्द भी मिल जाता है, किसी किताब में श्रीदेवी, कहीं महादेवी। ये जो देवी थी इनके बारे में आप बता सकते हैं कि जब अशोक को अवंती प्रांत का प्रांतपति बनाया गया था तो अशोक जाते समय विदिशा नामक स्थान पर रुका था, जो कि एक मौर्य काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरी थी। तो वहां के नगर श्रेष्ठी की कन्या श्रीदेवी या महादेवी से उसका विवाह हुआ था, जिससे अशोक को महेंद्र और संघमित्रा नामक संतानें प्राप्त हुई थी, जिनको अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, है ना। वैसे अशोक की एक अन्य पत्नी कलिंग कन्या कोरुवाकी थी और कोरुवाकी से उनको एक पुत्र मिला था तीवर। ठीक है, ये एक अलग वंश है। ठीक है, फिर आप बताइए गुर्जरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा नाम का स्थान है। और गुर्जरा अभिलेख का महत्व यह है कि ये जो अभिलेख है इससे हमें अशोक का नाम प्राप्त होता है। अशोक राजा, ये जैसे अपन बोलते हैं ना अशोक, अशोक की जगह अशोक राजा नाम से यह अभिलेख मिलता है। ठीक है, कि नहीं तो अधिकतर अभिलेखों में मिलता है देव नाम पिय राजा पिय दस्सी, ऐसा मिलेगा। यहां पर मिलता है देव नाम पिय राजा पिय दस्सी अशोक राज, ऐसा करके मिलता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो मास्की अभिलेख है वहां से भी अशोक का नाम मिलता है। मास्की कहां पर? कर्नाटका क्षेत्र में। फिर हम देखें अगला प्रश्न आ जाता है इसमें, रूपनाथ अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? रूपनाथ अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? तो हम देखते हैं इसका उत्तर है जबलपुर में। जबलपुर में रूपनाथ, यहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस अभिलेख से हमें अशोक कालीन जानकारी प्राप्त होती है। महाकौशल क्षेत्र में भी अशोक की गतिविधियों का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। फिर एक प्रश्न आता है सारू मारू अभिलेख जो है। ठीक है, हम लोग देखते हैं सारू मारू अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? तो हम कहते हैं सीहोर जिले से प्राप्त होता है। सीहोर जिले में सारू मारू अभिलेख, सीहोर जिले में जो गुराड़िया नाम का ग्राम है, गुराड़िया नामक ग्राम में आपको ये मिलेगा। सारू मारू यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया गुफा है और इस गुफा में अशोक के आगमन का प्रमाण भी प्राप्त होता है। अशोक यहाँ पर आया था। ठीक है, और हमें यहाँ से महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा जो श्रीलंका प्रस्थान किया गया था उससे संबंधित चित्र भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। बहुत सारे शैल चित्र यहाँ से मिलते हैं। यहाँ अशोक ने स्तूप भी बनवाए थे। ये सारू मारू गुफा अभिलेख है ये अशोक का, ये ध्यान रखिएगा।